हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन सोशियोलॉजी। ऑब्जेक्टिविटी बात करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बात होता है डाटा, एम्पेरिकल डाटा की। और जब हम सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वालिटी की। यहाँ पे हम जो है यहाँ पे खुद का जो आइडिया है, पर्सनल बायसनेस, ये एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हम डेटा बेस्ड बातें करेंगे, तो यहाँ पे जो पर्सनल बायसनेस है ये नहीं हो सकता है। यानी हमारा खुद का मानना क्या है यहाँ वो हम ऑब्जेक्टिविटी में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। लेकिन जहाँ पे सब्जेक्टिविटी की बात आती है तो हमारा खुद का व्यू पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकता है हमारे रिसर्च मेथड को। तो आज हम समझेंगे ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी सोशियोलॉजी में क्या है। इन एवरीडे लैंग्वेज द वर्ड ऑब्जेक्टिव मीन्स अनबायस्ड, नेचुरल और बेस्ड ऑन द फैक्ट अलोन। यानी ऑब्जेक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव, जैसे हम बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कुछ ऑप्शन दिए होंगे, हमें उसी में से टिक करना है। हम खुद अपना कोई भी आइडियाज जो है वो उसमें नहीं डाल सकते हैं। तो वही बता रहा है, जो ऑब्जेक्टिव का मीन्स होता है अनबायस्ड, नेचुरल और फैक्ट बेस्ड चीज़ें। इन ऑर्डर टू बी ऑब्जेक्टिव अबाउट समथिंग वी मस्ट इग्नोर आवर ओन फीलिंग्स और एटीट्यूड्स अबाउट दैट थिंग। नहीं, जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो हमें हमारा खुद का फीलिंग क्या है, हमारा खुद का एटीट्यूड क्या है उस चीज़ को लेकर के, वो मैटर नहीं करेगा। On the other hand, the word subjective means something that is based on individual values and preferences. As we will have learned already, every science is expected to be objective, to procedure unbiased knowledge based solely on facts. But this is much harder to do in the social sciences than in the natural sciences. यानी जब हम सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ होते हैं, जो हमारा खुद का वैल्यू होता है, हमारे खुद के जो प्रेफरेंसेस होते हैं, वो हमें वहाँ देखने को मिलते हैं सब्जेक्टिविटी में। जितने भी सोशल साइंसेस हैं उनका एम है कि वो ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करें। यानी उसमें जो साइंटिस्ट जो हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, उनका खुद का जो व्यू पॉइंट है, उनके खुद का जो बायसनेस है वो उसमें नहीं हो। लेकिन इस ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करना एक सोशल साइंसेस के अंदर डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन टू द नेचुरल साइंसेस। अब समझेंगे सोशल साइंस और नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस वो होता है जिसमें हम जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसको हम ऑब्जेक्टिवली जो है ईजिली हम स्टडी कर सकते हैं, फैक्ट बेस्ड स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई मैथ्स है, मैथ्स का कोई प्रॉब्लम है, उसमें हम अपना खुद का बायसनेस लगा ही नहीं सकते। जो फार्मूला हमें सिर्फ उस फार्मूला का यूज करना है। फिजिक्स है, जो फार्मूला उस फार्मूला का यूज करना है। केमिस्ट्री है, हम अब खुद का उसमें क्या बायसनेस लगाएंगे, जो चीज़ें जैसे हो रही हैं वो वैसे ही होंगी, उसमें हम ऑब्जेक्टिविटी ईजिली अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सोशल साइंसेस है उसमें हमारा व्यू पॉइंट चेंज हो सकता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करना ये डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन टू द नेचुरल साइंस। तो इसी चीज़ को यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। For example, when a geologist study rock or a botanist study plants, they must be careful not to let their personal bias or preferences affect their work. They must report the fact as they are. They must not let their liking for a particular scientific theory or theorist influence the result of their research. यानी जब एक जियोलॉजिस्ट, जब एक बॉटनिस्ट स्टडी कर रहा होगा किसी रॉक का या प्लांट का, तो वो केयरफुल होगा कि वो अपने पर्सनल बायस को उसमें नहीं दे रखे। जो चीज़ें उस अपने स्टडी में वो जैसे देख रहा है, जैसे उसको स्टडी करके उसे मिल रही हैं, वो चीज़ें वो वैसे ही बता दे। However, the जियोलॉजिस्ट एंड द बॉटनिस्ट आर नॉट देमसेल्व्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे स्टडी। लेकिन जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो बॉटनिस्ट हैं, वो जिस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, चूँकि एक जियोलॉजिस्ट जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन जिस रॉक को वो स्टडी कर रहा है वो रॉक है, दोनों अलग अलग हैं। एक बॉटनिस्ट एक पेड़ का स्टडी कर रहा है, लेकिन वो खुद पेड़ नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है। तो वो जो चीज़ें देख रहा है उस चीज़ के बारे में ईजिली बता सकता है। लेकिन जब एक सोशोलॉजिस्ट सोसाइटी का स्टडी करता है तो वो खुद भी ह्यूमन बीइंग है और वो स्टडी भी ह्यूमन बीइंग का ही कर रहा है। तो यहाँ पे उसका खुद का बायसनेस देखने को हमें मिल सकता है।
geologists and the botanists are not themselves part of the world they study, that is the natural world of rock or of plant, but by contrast social scientists study the world in which they themselves live, the social world of human relations. This creates a special problem for objectivity in a social science like sociology. First of all, there is the obvious problem of bias. यानी पहला प्रॉब्लम क्या है ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने में? बायसनेस. बिकॉज सोशोलॉजिस्ट आर ऑल्सो मेंबर ऑफ सोसाइटी, दे विल ऑल्सो हैव ऑल द नॉर्मल लाइक्स एंड डिसलाइक्स दैट पीपल हैव. अ सोशोलॉजिस्ट स्टडी फैमिली रिलेशन विथ will himself be a member of a family, and her experiences are like to influence her. Even when the sociologist has no direct personal experience of the group she or he is studying, there is still the possibility of being affected by the values and the prejudices of one's own social context. For example, when studying a caste or religious community other than her own, the sociologist may be influenced by the attitudes about that community prevalent in her own past or present social environment. How do sociologists guard against these dangers? इसमें पहला बताया गया ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने में, सोशोलॉजी के अंदर ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने में पहला प्रॉब्लम जो है वो है बायसनेस. चूँकि एक सोशोलॉजिस्ट जो है वो भी उस सोसाइटी का मेंबर है, वो भी उस फैमिली का मेंबर है, किसी फैमिली का मेंबर है, और वो फैमिली के बारे में स्टडी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका खुद का जो वैल्यू होगा, उसका खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, उसके खुद के जो आइडियाज़ होंगे वो उसके वर्क में हमें देखने को मिल जाएगा. उसका बायसनेस हमें देखने को मिल सकता है, मिल जाएगा नहीं, मिल सकता है. अगर मान लें उसका खुद का एक सोशोलॉजिस्ट है और उसका खुद का फैमिली का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है, तो क्या वो फैमिली अगर वो स्टडी कर रहा है और 10-20-25 फैमिली का स्टडी कर रहा है और सारे लोग बोल रहे हैं जो फैमिली बहुत अच्छा है, हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है हमारे मेंबर्स के बीच में, क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा. और करेगा भी, वो लिखेगा तो, लेकिन कहीं ना कहीं वो वर्क में उसका खुद का जो बायसनेस है, जिस चीज़ को उसने खुद के अपने लाइफ में देखा है वो हमें देखने को मिलेगा, उस आइडियाज़ को कहीं ना कहीं वो रखेगा ही. अगर हम बात करें जो वो किसी दूसरे कम्युनिटी को स्टडी कर रहा है, वो एक उस कम्युनिटी को स्टडी कर रहा है जिस कम्युनिटी से उसका कोई लेना देना नहीं, उसके बारे में वो जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके स्टडी में हमें जो उसका बायसनेस देखने को मिल सकता है. वो कैसे? जब उसका सोशलाइजेशन हो रहा होता है, तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में अगर उसके सोशलाइजेशन में बताया गया हो जो वो कम्युनिटी ख़राब होता है और हमारा कम्युनिटी अच्छा होता है, यानी इस तरीके के आइडियाज़ अगर उसको दिया गया हो या उसका खुद का एक बायसनेस बन जाए, अगर वो उस जिस कम्युनिटी को वो स्टडी कर रहा है, स्टडी करते करते कुछ चीज़ें उसे ऐसी मिल गई जो उसके कल्चर में, उसके सोसाइटी में अच्छा था और यहाँ पे कुछ बुरा है, तो उसमें एक बायसनेस आ जाएगा, एक कह सकते हैं वो कंपैरिजन वो शुरू कर देगा, जो नहीं हमारा जो सोसाइटी था, हमारा जो कल्चर था, हमारा जो कम्युनिटी था वो अच्छा था और ये बुरा है. इस चीज़ को हमने पीछे वाले लेक्चर में समझा था, एथनोसेंट्रिज्म. तो ये हो सकता है, एथनोसेंट्रिज्म आ सकता है उसके अंदर. तो इस चीज़ से, इस बायसनेस से एक सोशोलॉजिस्ट कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है ताकि वो जो भी वर्क करे, वो जो भी रिसर्च करे, उसमें ये बायसनेस देखने को नहीं मिले. One method is to rigorously and continuously examine one's own ideas and feelings about the subject of research. More generally, the sociologist tries to make an outsider's perspective on her or his work. She or he tries to look at herself, himself, and his or her research through the eyes of the others. This technique is called self-reflexivity or sometimes just reflexivity. तो वो इस बायसनेस से कैसे बच सकता है? तो पहला तो ये मेथड हो गया कि वो बार बार अपने आइडियाज़ को पे जो है सो वो थिंकिंग करता रहे, जो कहीं हमारे वर्क में बायसनेस तो नहीं आ गया. या दूसरा ये मेथड है, वो जिस चीज़ को स्टडी कर रहा है वो स्टडी करे, जिस तरीके से स्टडी किया वो लिखे, और बाद में वो किसी दूसरे लोगों को, यानी जो उस कम्युनिटी से नहीं है, जो उस तरीके से रिसर्च नहीं किया है, यानी जो उसके रिसर्च में पार्टिसिपेंट नहीं था, उससे जाकर के वो उस वर्क को दिखाए जो क्या उसने जो स्टडी किया, यानी वो भी एक साइंटिस्ट ही होगा, सोशल साइंटिस्ट ही होगा, उसने जो स्टडी किया क्या वो सही है, वो सोशल साइंटिस्ट जो होगा वो भी रिसर्च करेगा, और अगर वो भी उसी रिसर्च पे, उसी कंक्लूजन पे पहुंचता है तो वो मान लिया जाएगा कि हाँ ये रिजल्ट जो है वो सही है. यानी
जो जिस चीज़ के बारे में उसने स्टडी किया उसे दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना, इस चीज़ को हम बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी सोशोलॉजी के अंदर, या फिर रिफ्लेक्सिविटी। द सोशोलॉजिस्ट कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट्स हर ओन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस टू सेल्फ एग्जामिनेशन। सी और ही ट्राइज टू कॉन्शियसली अडॉप्ट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स, यानी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस चीज़ को लेकर के, कहीं ऐसा तो नहीं वो जो भी रिसर्च कर रहा है उसमें उसका बायसनेस पूरा क्लियरली दिख रहा है, तो वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करता है, स्पेशली दोज हु आर द सब्जेक्ट ऑफ हर रिसर्च। यानी जिस सब्जेक्ट के बारे में उसने रिसर्च किया है उसी सब्जेक्ट पे जब दूसरे लोगों ने रिसर्च किया तो उन्होंने क्या पाया, वो इस चीज़ को भी इंक्लूड करने की कोशिश करता है, ताकि जो पढ़ने वाला है वो उसके बायसनेस पे ना जाए बल्कि एक अलग अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट के बारे में डेवलप करे। वन ऑफ द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ रिफ्लेक्सिविटी इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केयरफुली डॉक्यूमेंटिंग व्हाट एवर वन इज डूइंग। यानी रिफ्लेक्सिविटी कैसे आ सकता है, तो वो जो रिसर्च कर रहा है वो हर चीज़ को नोट डाउन करे। Part of the claims to superiority of research methods lies in the documentation of all the procedures and the formal cutting of all the sources of evidence. This ensures that others can trace the steps we have taken to achieve at a particular conclusion and see for themselves if we are right. It also helps us to check and recheck our own thinking or line of argument. इसमें बताया गया कि जो रिसर्च इससे कैसे बच सकता है, यानी रिफ्लेक्सिविटी ऐसे भी आ सकती है जो पहले वो रिसर्च करे, उस चीज़ को खुद देखे, अपने थिंकिंग पे जो है बार बार जो है वो थिंक करे, अपने आइडियाज़ पे बार बार थिंक करे, इस रिसर्च पे बार बार सोचे कहीं उसने बायसनेस तो नहीं किया। दूसरा ये हो सकता है जो वो जिस मेथड्स पे जिस तरीके से जिस सब्जेक्ट पे उसने रिसर्च किया है वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे, दूसरे से भी दिखाए, जो अदर आइडियाज़ दिए गए हैं उसी सब्जेक्ट मैटर पे उसको भी इंक्लूड करे। और तीसरा ये हो सकता है कि वो जिस मेथड्स का यूज करके जिस तरीके का यूज करके उसने रिसर्च किया वो सारे को डॉक्यूमेंट कर दे, वो सारे चीज़ों को लिख ले, ताकि दूसरे साइंटिस्ट जब वही मेथड्स का यूज करते उस सब्जेक्ट पे रिसर्च करें तो वो भी उस सेम कंक्लूजन तक पहुँचे। अगर वो सेम कंक्लूजन तक नहीं पहुँच रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ बायसनेस है। But however self-reflexive the sociologist tries to be, there is always the possibility to unconscious biasness। यानी एक सोशोलॉजिस्ट सेल्फ रिफ्लेक्सिव होने का, यानी उसमें कोई बायसनेस नहीं है, उसका कोशिश तो करता है, लेकिन हो सकता है वो मतलब एकदम सोच समझ करके उसमें बायसनेस नहीं ला रहा हो, बल्कि अनकॉन्शियसली, यानी उसका जो एक सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो इस तरीके से डीप इंसर्टेड है उसमें कि विदाउट सोचे समझे कहीं ना कहीं वो बायसनेस ला सकता है। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अनकॉन्शियस बायसनेस दो तरीके से हो सकती है, या तो कॉन्शियस बायसनेस हो सकती है यानी जानबूझ करके वो अपने बायसनेस को उस स्टडी में दिखाए, या अनकॉन्शियस बायसनेस का भी प्रॉब्लम आ सकता है। टू डील विथ दिस पॉसिबिलिटी सोशोलॉजिस्ट explicitly mention those features of their own social background that might be relevant as a possible source of bias on the topic being research। इसमें बताया गया कि हो सकता है एक अनकॉन्शियस बायसनेस भी आ जाए उसके रिसर्च में, यानी सोच समझ करके तो उसने बायसनेस नहीं किया है लेकिन अनकॉन्शियसली वो बायसनेस आ जाए। तो ऐसे में वो सोशोलॉजिस्ट जो है वो अपने बैकग्राउंड के बारे में, उस रिसर्च से ऊपर वो अपने बैकग्राउंड के बारे में लिख सकता है, अपने आइडियाज़ के बारे में लिख सकता है, ताकि जो स्टडी करने वाले हों उसे क्लियरली पता चल जाए ये जो राइटर है, ये जो सोशोलॉजिस्ट हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं, इनके आइडियाज़ ये हैं और जो इन्होंने रिसर्च किए उसमें ये इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो इसके आइडियाज़ हैं उसी कंक्लूजन पे ये पहुंच रहा है, अगर वैसा है तो ये हो सकता है इसमें कुछ बायसनेस हो। इससे रीडर्स को ईजी होगी और आसानी से वो समझ सकेगा। Another problem with objectivity in sociology is the fact that generally there are many versions of the truth in the social world. Things look different from different vantage point, and so the social world typically involves many competing versions or interpretation of reality। यानी पहला ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने में सोशोलॉजी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो है बायसनेस। सेकंड जो है वो रियलिटी, जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, उस चीज़ को समझना, बिकॉज एक ही सब्जेक्ट मैटर का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिलता है, डिफरेंट वर्जन्स हमें देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्जांपल अ शॉपकीपर एंड अ कस्टमर मे हैव वेरी डिफरेंट आइडिया अबाउट व्हाट इज़ अ गुड प्राइस। अ young person and an aged person may have different notions of good food and so on। यानी
एक ही चीज़ को लेकर के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकती है, अलग अलग रियलिटी हो सकती है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर किसी वस्तु को बेच रहा है 100 रुपये में, उसके लिए अच्छा प्राइस ये है कि वो उसको 100 रुपये में बेच दे, या हो सके तो 105 में भी बेच दे, तो वो उसके लिए अच्छा प्राइस होगा। लेकिन वही चीज़ जो खरीद रहा है वो उस चीज़ को अगर 90 में खरीद लिया, यानी एक सेलर के लिए वो गुड प्राइस था 100 रुपया, और एक जो बायर है उसके लिए वो गुड प्राइस 90 रुपया हो सकता है। यानी सेम ही चीज़ के लिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन लोगों का हो सकता है। इसी तरीके से फूड और अलग चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिलते हैं। देयर इज़ नो सिंपल वे ऑफ जजिंग विच पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन इज ट्रू और मोर करेक्ट, यानी कोई ऐसा मेथड्स नहीं है कि उसमें से कौन से इंटरप्रिटेशन सही है उस चीज़ को जज करने का। In fact, sociology tries not to judge in this way because it is really interested in what people think and why they think what they think. यानी लेकिन सोशोलॉजिस्ट जो है वो इस चीज़ पे जज भी नहीं करना चाहता जो कौन सही है और कौन गलत है। सोशोलॉजी का काम ये नहीं है कि वो जज करे जो ट्रू क्या है, रियलिटी क्या है, सही इंटरप्रिटेशन क्या है। सोशोलॉजिस्ट इस चीज़ में नहीं पड़ता है। सोशोलॉजिस्ट बल्कि ये सोचता है कि कोई पर्सन जो सोच रहा है वो क्यों सोच रहा है, उसके सोचने के पीछे उसका कारण क्या है। यानी सोशोलॉजिस्ट जो है वो इंटरेस्टेड होता है इन व्हाट पीपल थिंक, पीपल क्या सोच रहे हैं और वो क्यों सोच रहे हैं, और अगर वो वैसा सोच रहे हैं तो वो क्यों सोच रहे हैं। यानी व्हाट पीपल थिंक एंड व्हाई दे थिंक, यानी क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। यानी जो चीज़ वो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं। दे थिंक एंड व्हाट दे थिंक, यानी सोशोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट उसमें होता है, ना कि उसको जज करने में होता है। अब तीसरा जो प्रॉब्लम है, यानी दो प्रॉब्लम हो गए बायसनेस, ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने में सोशोलॉजी में हमें दो प्रॉब्लम देखने को मिला। पहला बायसनेस, यानी जो साइंटिस्ट है उसका बायसनेस हो सकता है। दूसरा मल्टीपल वर्जन ऑफ रियलिटी, यानी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रूथ इन द सोसाइटी। दो प्रॉब्लम हो गए। तीसरा जो प्रॉब्लम है मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जो सोशल साइंटिस्ट हैं उसके खुद के ही मल्टीपल पॉइंट, एक तो सोसाइटी के मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है चीज़ों का, और दूसरा जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनके खुद के भी मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। A further complication arise from the presence of multiple point of views in the social sciences themselves, like its sister social sciences. Sociology too is a multi-paradigmatic sciences. This means that competing and mutually incompatible school of thoughts coexist with this discipline, within the discipline. यानी जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनके भी मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एक ही डिसिप्लिन में एक ही सब्जेक्ट को लेकर के मतलब दो सोशोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट अलग हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने पहले देखा था डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में डुरखाइम कुछ और बोल रहे हैं, फंक्शनलिस्ट कुछ और बोल रहे हैं, और जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले हैं कार्ल मार्क्स हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। All this makes objectivity a very difficult and complicated thing in sociology. यानी ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तीन प्रॉब्लम ये सोशोलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं चीज़ों को। इनफैक्ट द ओल्ड नोशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू बी एन आउटडेटेड पर्सपेक्टिव। सोशल साइंटिस्ट नो लॉन्गर बिलीव दैट द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव disinterested social science is attainable. In fact, such an ideal can actually be misleading. This does not mean that there is no useful knowledge to be obtained via sociology, or that objectivity is a useless concept. It means that objectivity has to be thought of as the goal of a continuous ongoing process rather than an already achieved end result. इसमें बताया गया कि इसका ये मतलब नहीं है जो सोशोलॉजी के अंदर जो ऑब्जेक्टिविटी पे जो फोकस किया जाता है, शुरू में जो बताया गया है सोशोलॉजिस्ट का एम है ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करना, लेकिन ये अचीव करना डिफ़िकल्ट है। इसका ये मतलब नहीं है जो सोशोलॉजी के अंदर ऑब्जेक्टिविटिकली स्टडी ही नहीं किया जा सकता, स्टडी किया जा सकता है, हम उससे भी स्टडी करेंगे, और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं स्टडी करने का, जो डिफरेंट मेथड्स हैं हम उस तरीके को भी यूज करेंगे। जो ओल्ड मेथड था, जो हम कुछ सैम्पल्स कलेक्ट कर लिए और उसके बेसिस पे एक रिज़ल्ट दे रहे हैं, वो मिसलीडिंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही अच्छा स्टडी है सोशोलॉजी का ही, उसमें वो बताते हैं, सोशोलॉजिस्ट बताते हैं, जो अभी तक हमने मान लेते हैं 1 लाख
स्वान का स्टडी किया और हमने बता दिया स्वान जो होते हैं, हंस जो होते हैं, वो वाइट होते हैं। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है जो, और हमने बताया स्वान वाइट होते हैं। लेकिन जिस दिन एक स्वान मिल गया और वो ब्लैक कलर का हो गया, उस दिन हमारा जो ये ऑब्जेक्टिविटी है ये गलत हो जाएगा। तो ये कह देना कि स्वान वाइट होता है, ये एक मिसलीडिंग कंसेप्ट होगा, ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टडी ही सिर्फ 1 लाख स्वान पे किया है। क्या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1 लाख स्वान है? नहीं, बहुत सारे स्वान हैं। हो सकता है किसी कोने में दुनिया के एक ब्लैक स्वान भी एग्जिस्ट करता हो। तो इस तरीके के भी आइडियाज़ सोशोलॉजी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए बता रहा है यहाँ पे, इट कैन एक्चुअली बी अ मिसलीडिंग स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करना ये एक मिसलीडिंग, हाँ हमें कोशिश करनी चाहिए जो हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। अब मान के चलते हैं कोई एक स्टडी हुआ और वो जितने भी लोग स्टडी कर रहे हैं वो सारे जो स्टडी किया गया, जिस रिजल्ट पे पहुंचा, सारे लोग उसी रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं। तो वो इस चीज़ के चांसेस को बढ़ा दे रहा है कि उस बंदे ने जो स्टडी किया, उस साइंटिस्ट ने जो स्टडी किया, वो मोर ऑब्जेक्टिव था, उसमें उसका बायसनेस नहीं था। यानी ऑब्जेक्टिविटी को हमारा गोल होना चाहिए, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है, उसे हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स दैट ऑब्जेक्टिविटी हैज़ टू बी थॉट ऑफ एज द गोल ऑफ, यानी जो हमारा कंटिन्यूस स्टडी चल रहा है उसका गोल होना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी, लेकिन वो ऐसा नहीं है जो उसको हम अचीव कर चुके हैं। वो उसे अचीव करने के लिए हमें कंटिन्यूसली प्रोसेस करना चाहिए और उस एंड रिजल्ट तक पहुंचना चाहिए। ऑनगोइंग प्रोसेस रैदर देन ऑलरेडी अचीव्ड एंड रिजल्ट, यानी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ना कि वो एक अचीव्ड रिजल्ट है। यानी एंड रिजल्ट ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, बल्कि ऑनगोइंग प्रोसेस। हम रिसर्च करते जाएंगे, अगर बार बार रिसर्च हो रहा है और उसी रिजल्ट पे पहुंच रहा है तो हम कह सकते हैं हम ऑब्जेक्टिविटी के अचीव करने के करीब हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हमने ऑब्जेक्टिविटी अचीव कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आज का जो लेक्चर था जिसमें हमने ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी क्या होता है सोशियोलॉजी के अंदर उसे समझा, आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।